अरे ये सवाल करेगा। ये कूड़ा बिनने वाला मैथ समझेगा। जब पूरी दुनिया हंस रही थी, वो चुपचाप इतिहास लिख रहा था। भोर की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह धरती पर नहीं उतरी थी, लेकिन शहर के प्रतिष्ठित स्कूल सूर्योदय इंटरनेशनल एकेडमी के बाहर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक चमचमाती गाड़ियां गेट के सामने आकर रुक रही थीं। साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े आत्मविश्वास के साथ अंदर जा रहे थे। उनके कंधों पर टंगे बैग बिल्कुल नए थे, जूतों की चमक दूर से ही नजर आ रही थी और चेहरों पर एक अलग ही निश्चिंतता थी। उसी भीड़ भाड़ से कुछ कदम की दूरी पर सड़क किनारे पड़े कचरे के बड़े से ढेर के पास एक कमजोर सा लड़का झुका हुआ खड़ा था। उसका नाम था विवान, उम्र कोई 13 से 14 साल के आसपास। हाथ में एक जगह जगह से फटा हुआ पुराना थैला था, पैरों में घिस चुकी चप्पलें और बदन पर ऐसी शर्ट जिस पर समय के कई निशान साफ दिखाई देते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो कई दिनों से किसी ने उन्हें संवारने की कोशिश ही न की हो। विवान का काम था कचरा बीनना, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े और कभी कभी फेंकी हुई पुरानी चीजें इकट्ठा करना। लेकिन आज उसका ध्यान उस कचरे पर कम था। उसकी निगाहें बार बार स्कूल की ऊंची खिड़कियों की ओर उठ रही थीं। अंदर से आती आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। ब्लैक बोर्ड पर चलती चौक की खटखट, बच्चों के एक साथ दिए गए जवाब और शिक्षक की समझाने की मधुर आवाज, यह सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। विवान ने कभी स्कूल का दरवाजा पार नहीं किया था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेना ही किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। पढ़ाई उनके जीवन में कोई जरूरत नहीं, बल्कि एक दूर का सपना थी। लेकिन विवान का मन बाकी सबसे अलग था। जब भी उसे कचरे में कोई पुरानी कॉपी या किताब मिलती, वह उसे बेचने के बजाय अपने पास रख लेता। टूटी फूटी पेंसिल से वह दीवारों पर सवाल हल करता, सड़कों से गुजरती गाड़ियों के नंबरों को जोड़कर गणित समझने की कोशिश करता। विवान के लिए संख्याएं सिर्फ अंक नहीं थीं, मानो वह तो उसके अपने साथी हों। वह उन्हें महसूस करता, उनके साथ खेलता, और शायद यही कारण था कि संख्याएं भी उसके सामने अपने रहस्य धीरे धीरे खोलने लगी। उसके भीतर एक अनजानी सी समझ थी, जो बिना किसी शिक्षक के भी सीखती जा रही थी। एक दिन उस सुबह वह स्कूल के पास कूड़ा उठा रहा था। तभी अचानक अंदर से एक तेज गूंजती हुई आवाज आई। यह सवाल पूरे शहर में कोई हल नहीं कर पाया, इसे कौन हल करेगा? यह आवाज थी उस स्कूल के कठोर और अनुशासन प्रिय प्रधानाचार्य श्री राजवीर मेहता की, जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे छात्र सहम जाते थे। उनकी बातों में हमेशा एक चुनौती छिपी होती थी और आज भी कुछ वैसा ही था। ये शब्द सुनकर विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और लोहे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अंदर झांका तो देखा कि 12वीं की एक विशेष गणित कक्षा चल रही है। पूरे कमरे में गंभीरता छाई हुई थी। सभी छात्र चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे और उनकी नजरें ब्लैकबोर्ड पर टिकी हुई थीं। ब्लैकबोर्ड पर एक लंबा और बेहद जटिल गणितीय सवाल लिखा था, इंटीग्रल, सीमाएं और कई ऐसे चिन्ह जो सामान्य छात्रों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। वह सवाल इतना उलझा हुआ था कि उसे देखकर ही समझ आ जाता था कि यह साधारण नहीं है। तभी एक शिक्षिका थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलीं, सर, यह सवाल तो यूनिवर्सिटी स्तर का है, बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे। उस शिक्षिका की बात सुनकर प्रधानाचार्य की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उसने पूरे आत्मविश्वास और सख्ती के साथ कहा, अगर इस कक्षा में कोई खुद को प्रतिभाशाली समझता है तो आज, अभी, यहीं साबित करके दिखाए। जो इस सवाल को हल कर देगा उसे 1 लाख रुपये दूंगा। प्रधानाचार्य के मुख से निकले हुए ये शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। अचानक से सन्नाटा और गहरा हो गया। किसी छात्र की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़े। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या कोई इसे सच में हल कर सकता है? लेकिन उसी पल खिड़की के उस पार खड़े विवान के भीतर कुछ बदल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसे पैसों की कीमत अच्छी तरह पता थी। 1 लाख, यह रकम उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी पूरी बस्ती की किस्मत बदल सकती थी।
उसके माता पिता के संघर्ष खत्म हो सकते थे। उनके जीवन में पहली बार सुकून आ सकता था। लेकिन सच तो यह था कि उस क्षण उसके भीतर सिर्फ पैसों की चाह नहीं थी, उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह सवाल जैसे उसे पुकार रहा था, उसे चुनौती दे रहा था। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? विवान ने खिड़की को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे में जकड़ गईं और उसकी नजरें बोर्ड पर टिकी रह गईं। हर अंक, हर चिन्ह उसकी आंखों में उतरता जा रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा, मानो उसके भीतर छिपा हुआ ज्ञान अचानक जाग उठा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह सवाल उससे कोई अनजानी भाषा में बात कर रहा है और वह उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था, एक ऐसा विश्वास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और उसी क्षण उस दीवार के इस पार खड़े एक साधारण से कचरा बीनने वाले लड़के ने मन ही मन यह ठान लिया, वह इस सवाल को समझेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अंदर कक्षा का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। हर छात्र चुप था, हर नजर उसी सवाल पर टिकी हुई थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा वह प्रश्न अब किसी साधारण सवाल जैसा नहीं, बल्कि एक गहरी पहेली जैसा लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, जटिल चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, सिद्ध करो कि यह समीकरण केवल शून्य पर संतुलित होता है। प्रधानाचार्य राजवीर मेहता पूरे आत्मविश्वास के साथ कक्षा के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरी चुनौती साफ झलक रही थी, जैसे वे केवल एक सवाल नहीं बल्कि हर छात्र की क्षमता को परखने जा रहे हों। उन्होंने दृढ़ और ऊंची आवाज में अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैंने यह सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, लेकिन अब तक कोई भी इसका स्पष्ट समाधान नहीं दे पाया है। अगर इस स्कूल का कोई भी छात्र इसे हल कर देता है तो मैं उसे पूरे 1,00,000 रुपये इनाम में दूंगा। उनके शब्दों के साथ ही कक्षा का वातावरण बदल गया और हल्की हल्की फुसफुसाहट पूरे कमरे में फैल गई। कुछ छात्रों की आंखों में लालच की चमक उभर आई, क्योंकि इतनी बड़ी राशि उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी, जबकि कुछ के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने कठिन सवाल की शुरुआत कहां से करें। उसी समय गणित की वरिष्ठ शिक्षिका मीरा मेहरा अपनी कुर्सी से उठी। उनका स्वभाव सख्त और स्पष्टवादी था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, यह सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं। शिक्षिका की बात सुनकर प्रधानाचार्य ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह सवाल कौन हल करेगा? बाहर खड़े किसी कचरा बीनने वाले से तो इसकी उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ये बात सुनते ही कुछ छात्र धीमे धीमे हंस पड़े। वह हंसी छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें किसी की स्थिति का उपहास छिपा हुआ था। खिड़की के बाहर खड़ा विवान यह सब सुन रहा था। कचरा बीनने वाला, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। एक पल के लिए उसके भीतर हल्की सी पीड़ा उठी, मानो किसी ने बिना छुए ही उसे चोट पहुंचा दी हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे गुस्सा नहीं आया। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, गहरी, स्थिर और अडिग, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दिया जाता है। उसने फिर एक बार ब्लैक बोर्ड की ओर देखा। वही जटिल सवाल, वही उलझे हुए चिन्ह, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब वह उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। तभी घंटी बजी और कक्षा समाप्त हो गई। छात्र धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कुछ बोर्ड की तस्वीरें ले रहे थे ताकि बाद में प्रयास कर सकें, जबकि कुछ सिर हिलाते हुए कह रहे थे, 1,00,000 तो दूर, यह सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। विवान चुपचाप यह सब देखता रहा। फिर बिना किसी को बताए वह धीरे से पीछे की तरफ चला गया। वो जानता था कि सामने से जाने पर गार्ड उसे भगा देगा। विवान को स्कूल का पिछला टूटा हुआ गेट अच्छी तरह मालूम था। वह अक्सर वहीं से अंदर झांककर खाली बोतलें या कबाड़ उठा लिया करता था। उस दिन भी उसने कूड़ा बीनने का काम जल्दी जल्दी निपटा दिया। उसके बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में वही सवाल बार बार घूम रहा था। घर पहुंचते ही उसने बोरा एक कोने में फेंक दिया। झुग्गी के भीतर हल्का अंधेरा था। मां लगातार खांस रही थी और पिता अभी तक लौटे नहीं थे, लेकिन विवान का ध्यान इन सब पर नहीं था।
उसका पूरा मन उस गणित के सवाल में उलझ चुका था। वह दीवार के पास गया, कोयले का एक टुकड़ा उठाया और उसी सवाल के चिन्ह बनाने लगा जो उसने स्कूल के बोर्ड पर देखे थे। हर रेखा, हर चिन्ह, हर संख्या को वह याद करने की कोशिश कर रहा था। इंटीग्रल का निशान, नीचे लिखी सीमाएं, एक्स की पावर, लॉगरिथम का चिन्ह। वह आंखें बंद करता और पूरा बोर्ड जैसे उसकी आंखों के सामने साफ उभर आता। वह धीमे स्वर में बुदबुदाया, सिद्ध करना है कि यह केवल शून्य पर संतुलित होता है। फिर कुछ पल रुककर उसने खुद से कहा, अगर सब कुछ शून्य पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात धीरे धीरे गहराती गई। बाहर का शोर थम गया, शहर नींद में डूब गया, लेकिन उस छोटी सी झुग्गी के भीतर एक लड़का अब भी जाग रहा था और गणित के एक समीकरण से जूझ रहा था। अब यह उसके लिए सिर्फ 1 लाख का सवाल नहीं रह गया था, यह उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। समय बीतता गया। रात के करीब 12 बज चुके थे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण अब धुंधले पड़ने लगे थे, लेकिन विवान की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह बार बार वही स्टेप दोहराता, लेकिन हर बार बीच में कहीं अटक जाता, जैसे कोई छोटी सी कड़ी छूट रही हो जो पूरे हल को जोड़ सके। कुछ देर वह शांत बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, लगता है सीमा बदलनी होगी। अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधी। उसे याद आया कि बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे शायद बाकी छात्रों ने नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन वही असली कुंजी था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह जवाब के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसे एक बार फिर उस असली बोर्ड को देखना होगा। विवान ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे पूरा सवाल एक बार साफ अक्षरों में फिर से देखना ही होगा। उसने एक नजर अपनी मां की ओर डाली। वह गहरी नींद में सो रही थी और पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। बिना कोई आवाज किए वह धीरे से बाहर निकला और स्कूल की तरफ तेज कदमों से बढ़ गया। रात के सन्नाटे में सूर्योदय इंटरनेशनल एकेडमी की इमारत और भी भव्य लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता हुआ मुख्य गेट और सामने नींद में ड्यूटी कर रहा गार्ड खड़ा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन विवान के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह चुपचाप पीछे की ओर गया, जहां टूटी हुई जाली थी, और सावधानी से अंदर घुस गया। उसके कदम इतने हल्के थे मानो वह जमीन पर नहीं, हवा में चल रहा हो। कक्षा की खिड़की आधी खुली थी। उसने धीरे से अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैकबोर्ड पर पड़ रही थी और वही सवाल पूरा का पूरा साफ दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसका दिल भर आया, फिर वह खिड़की से अंदर कूद गया। कमरे में चौक की हल्की गंध फैली हुई थी। लकड़ी की बेंचें लाइन से सजी थीं और सामने वह विशाल ब्लैकबोर्ड था, मानो कोई ऊंचा पहाड़ जिसे उसे जीतना था। विवान धीरे धीरे टीचर की मेज तक गया। वहां एक छोटी सी चौक पड़ी थी। उसने उसे उठाया। यह पहली बार था जब उसने असली ब्लैकबोर्ड पर चौक पकड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। एक क्षण के लिए उसके मन में डर आया, अगर पकड़ा गया तो। लेकिन उसी पल भीतर से एक आवाज उठी, अगर नहीं किया तो। उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू कर दिया। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सवाल अपने आप खुलता चला गया। अब उसे साफ समझ आने लगा था कि असली रहस्य इंटीग्रल के भीतर छिपा हुआ था, और जैसे ही उसने सीमाएं बदलीं, पूरा समीकरण सिमटने लगा। वह लगातार लिखता गया। कमरे में सिर्फ चौक की खटखट की आवाज गूंज रही थी और समय जैसे थम गया था। करीब 2 घंटे बाद पूरा ब्लैकबोर्ड हल से भर चुका था। अंत में उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उसमें उत्तर लिखा 0, और फिर वह धीरे से पीछे हट गया। जो सवाल कभी एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा था, अब वह सवाल एक सीधी रेखा की तरह सरल दिखाई देने लगा था। विवान की आंखों में संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने धीरे से चौक वापस मेज पर रखी, एक बार पूरे बोर्ड को ध्यान से देखा और बिना कोई आवाज किए खिड़की से बाहर कूद गया। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में गुम हो चुका था। उसे यह नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है, बस इतना जानता था कि उसने अपना काम
पूरी ईमानदारी से कर दिया है। अगली सुबह ठीक 8 बजे प्रधानाचार्य राजवीर मेहता तेज कदमों से कक्षा में दाखिल हुए। उनके पीछे मीरा मेहरा मैडम और कुछ वरिष्ठ शिक्षक भी थे। आज उस सवाल का फैसला होना था। उन्होंने कक्षा की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तो बच्चों, किसने जीते 1 लाख? पूरी कक्षा खामोश रही। कुछ पल बाद कक्षा का टॉपर राघव धीरे से खड़ा हुआ और बोला, सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन यह सवाल हमारे स्तर से बाहर है। मीरा मेहरा मैडम ने हल्का सा सिर हिलाया, मानो उन्हें पहले से ही यही उत्तर अपेक्षित था। तभी प्रधानाचार्य बोर्ड की ओर मुड़े और अगले ही क्षण उनके कदम वहीं ठहर गए। पूरा ब्लैकबोर्ड भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक साफ क्रमबद्ध स्टेप्स, हर परिवर्तन पूरी तरह तार्किक और हर पंक्ति एक दूसरे से सटी हुई। कक्षा में अचानक हलचल मच गई। यह किसने किया? पूरी रात में किसने हल कर दिया? फुसफुसाहट तेज हो गई। राजवीर मेहता धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते चले गए। सख्ती की जगह अब आश्चर्य और गहरी गंभीरता ने ले ली थी। उसी समय मीरा मेहरा मैडम भी पास आ गईं। उन्होंने 5वां स्टेप पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, सर, यह तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं, लेकिन यह गलत भी नहीं है। पूरा वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। सभी की नजरें अब बोर्ड के आखिरी हिस्से पर टिक गईं, जहां एक छोटा सा बॉक्स बना था और उसके भीतर साफ अक्षरों में लिखा था, 0। ये शब्द देखकर कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय ही थम गया हो। फिर प्रधानाचार्य राजवीर मेहता ने गहरी सांस ली और धीमे स्पष्ट स्वर में कहा, यह समाधान सही है। उनके इतना कहते ही कक्षा में हलचल मच गई और फुसफुसाहट तेज हो गई। किसने किया? कैसे किया? यह सवाल हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। राजवीर मेहता की आवाज अब पहले से अधिक सख्त हो गई। सच बताओ, ये कोई मजाक नहीं है। सभी छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तभी एक छात्र धीरे से खड़ा हुआ और बोला, सर, कल जब हम क्लास से निकले थे तब बोर्ड बिल्कुल खाली था। मीरा मैडम ने तुरंत कहा, सर, यह जरूर किसी बाहरी व्यक्ति का काम है। हमारे बच्चों में अभी इतनी समझ नहीं है, और अगर किसी ने रात में घुसकर यह सब लिखा है तो यह सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है। उनकी बात में तर्क भी था और सख्ती भी। प्रधानाचार्य ने तुरंत आदेश दिया, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कुछ ही मिनटों में स्टाफ रूम में सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। फुटेज चलाया गया। रात के 2:47 पर एक दुबली सी परछाई खिड़की से अंदर कूदती दिखाई दी। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, वह एक छोटा सा लड़का था। यह दृश्य देखकर मीरा मैडम तुरंत बोलीं, सर, यह वही कचरा बीनने वाला लड़का है जो रोज गेट के पास घूमता है। राजवीर मेहता चुपचाप स्क्रीन को देखते रहे। फुटेज में वह लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था और बिना रुके तेजी से लिखना शुरू कर देता है। न वह घबराया, न उसने इधर उधर देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सवाल पर था। उसके हाथ लगातार चलते रहे, जैसे हर स्टेप उसे पहले से मालूम हो। कुछ देर बाद फुटेज खत्म हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मीरा मैडम ने कठोर स्वर में कहा, यह बच्चा इतना कठिन सवाल हल नहीं कर सकता, जरूर कहीं से नकल की होगी। लेकिन इस बार राजवीर मेहता की आंखों में गहराई थी। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, उसे ढूंढो, अभी। करीब आधे घंटे बाद 2 गार्ड एक दुबले पतले लड़के को लेकर स्कूल पहुंचे। वह विवान था। उसके हाथ में वही पुराना कूड़ा रखने वाला थैला था। चेहरा डरा हुआ और आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार कह रहा था, साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। उसे स्टाफ रूम में लाया गया। कमरे में सभी शिक्षक मौजूद थे। सामने कुर्सी पर राजवीर मेहता बैठे थे और उनके बगल में मीरा मैडम खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। प्रधानाचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम विवान है। फिर प्रधानाचार्य ने पूछा, तुम स्कूल में क्यों घुसे थे? विवान चुप रहा। मीरा मैडम ने तीखे स्वर में कहा, बोलो, तुम जैसे बच्चे यहां चोरी करने आते हैं, पढ़ाई करने नहीं। यह सुनते ही विवान की आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं चोरी करने नहीं आया था,
विवान ने कांपती आवाज में कहा। मैडम, वो सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे फिर से देखना चाहता था। फिर समझते समझते लिखने लगा। मैं बस उसे समझना चाहता था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ झलक रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मीरा मैडम हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, सर, देखिए कहानी बना रहा है। इतना बड़ा सवाल और यह। फिर उन्होंने सख्त स्वर में कहा, अगर सच में तुमने यह लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। विवान ने घबराकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी उम्मीद भी जाग रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। कुछ ही पलों में उसे कक्षा में ले जाया गया। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन आज पढ़ाई का माहौल नहीं था। सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। चारों तरफ धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। यही है वो, इसी ने लिखा है। विवान दरवाजे पर एक पल के लिए ठिठक गया। उसके कदम आगे बढ़ने से पहले जैसे सोच रहे थे, लेकिन तभी प्रधानाचार्य राजवीर मेहता की आवाज आई, आओ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और ब्लैकबोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। कल रात के लिखे हुए सारे स्टेप्स अभी भी वैसे ही साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों। राजवीर मेहता ने चौक उठाकर उसके हाथ में दी और कहा, चौथे स्टेप से शुरू करो। मीरा मैडम ने अपनी बाहें बांध लीं और हल्के तिरस्कार के साथ बोलीं, देखते हैं कितना सच बोल रहा है ये। विवान ने गहरी सांस ली। कुछ क्षणों के लिए उसने आंखें बंद कीं, जैसे वह खुद को स्थिर कर रहा हो। फिर उसने बोर्ड की ओर देखा और बोलना शुरू किया। यहीं से सवाल का असली मोड़ आता है। पूरी कक्षा शांत हो गई। यहां इंटीग्रल की सीमा को अब तक गलत दिशा में देखा गया था। उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन उसके शब्द साफ और स्पष्ट थे। वह लिखता गया और समझाता गया। अगर हम एक्स को नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत तक लेने के बजाय उसे शून्य के आसपास सीमित कर दें तो पूरा व्यवहार बदल जाता है। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा था, क्योंकि यहां उसने बोर्ड पर एक हिस्से की ओर इशारा किया। यह टर्म सम्मित हो जाता है, और जैसे ही यह सम्मित होता है, इसका प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगता है। सभी छात्र अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में कुछ बोले। विवान ने अगला स्टेप लिखा और कहा, यहां यह टर्म खुद को काट देता है। चौक उसकी उंगलियों के बीच तेजी से चल रही थी, लेकिन उसके हाथ अब बिल्कुल स्थिर थे। और जब हम आगे बढ़ते हैं, उसने अगली पंक्ति लिखी, तो पूरा समीकरण धीरे धीरे सिमटने लगता है। राजवीर मेहता की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। वह हर स्टेप को ध्यान से देख रहे थे, जैसे किसी अनोखी चीज के साक्षी बन रहे हों। मीरा मैडम का चेहरा भी बदल चुका था। उनके चेहरे की सख्ती अब गहरी गंभीरता में बदल गई थी। विवान बिना रुके आगे बढ़ता गया। हर स्टेप पिछले से जुड़ा हुआ था, हर तर्क साफ था, और हर लाइन अपने आप में पूर्ण थी। आखिरकार वह अंतिम पंक्ति तक पहुंचा। उसने एक बार पूरे बोर्ड को देखा, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस तरह पूरा समीकरण अंत में संतुलित होकर शून्य देता है। उसके हाथ से चौक छूटकर नीचे गिर गई। पूरी कक्षा में गहरा सन्नाटा छा गया। अब कोई नहीं हंस रहा था। चौक के गिरने की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। विवान ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे लगा कि अब कोई आवाज उठेगी, कोई कहेगा कि यह गलत है। लेकिन कमरे में गहरी खामोशी बनी रही। प्रधानाचार्य राजवीर मेहता धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने एक बार फिर पूरे बोर्ड को ध्यान से पढ़ा, हर स्टेप को बारीकी से देखा, जैसे किसी भी छोटी गलती को पकड़ लेना चाहते हों। लेकिन हर पंक्ति पहले से भी अधिक स्पष्ट और सटीक लग रही थी। फिर उन्होंने विवान की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुमने यह तरीका कहां से सीखा? विवान ने हल्का सा हिचकते हुए उत्तर दिया, सर, किताबों में पूरा नहीं मिलता था। मैं अलग अलग हिस्से जोड़ता था। कभी पुरानी गाइड मिल जाती थी, कभी अखबार में कोई पहेली, बाकी मैं खुद सोचता था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई और मेहनत की गहराई साफ झलक रही थी। कमरे में बैठे सभी लोग कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। यह उत्तर साधारण नहीं था। यह एक ऐसे मन की कहानी थी जो खुद से सीखना जानता था। तभी अब तक चुप खड़ी मीरा मैडम ने अचानक पूछा, अगर हम यहां वैल्यू ए रख दें तो क्या होगा? यह एक ट्रिक सवाल था, जिस पर कक्षा के कई छात्र पहले ही अटक चुके थे।
विवान ने बिना बोर्ड की ओर देखे तुरंत उत्तर दिया, तब संतुलन बिगड़ जाएगा मैडम, क्योंकि ए रखने पर समरूपता टूट जाती है, इसलिए सीमा शून्य के आसपास ही रखनी पड़ती है। अब उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ स्पष्टता और आत्मविश्वास था। मीरा मैडम के चेहरे का भाव बदल गया। सख्ती की जगह अब गंभीरता और आश्चर्य ने ले ली थी। कक्षा में बैठे छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी, केवल हैरानी थी। राजवीर मेहता ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक विवान को देखते रहे। फिर उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? विवान ने धीरे से सिर हिला दिया। जो यह सवाल हल करेगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही कक्षा में फिर हलचल मच गई, लेकिन इस बार उस हलचल में आश्चर्य अधिक था। तभी मीरा मैडम ने तुरंत कहा, सर 1 मिनट, यह बच्चा हमारे स्कूल का छात्र नहीं है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही राजवीर मेहता ने सख्त स्वर में कहा, नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, आज से यह लड़का इस स्कूल का छात्र है। प्रधानाचार्य राजवीर मेहता कुछ क्षण रुके, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, और जहां तक इनाम की बात है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। विवान उन्हें देखता रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि यह सब सच में हो रहा है। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ना है। उसकी बात सुनकर पूरे कमरे में एक गहरी शांति छा गई। राजवीर मेहता की आंखों में पहली बार नरमी दिखाई दी। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, पढ़ाई भी होगी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। कक्षा में बैठे छात्रों के चेहरों पर अलग अलग भाव उभर आए। कुछ शर्मिंदा थे, कुछ हैरान और कुछ अब भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सामने क्या हो गया। मीरा मैडम ने धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, मुझे भी पहले सब कुछ नहीं आता था। उसकी मुस्कान में न कोई अहंकार था, न कोई शिकायत, सिर्फ सादगी और सच्चाई थी। और उसी क्षण उस स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा में खड़ा वह सबसे छोटा लड़का सबसे बड़ा साबित हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विशेष सभा रखी गई, जहां पूरे विद्यालय के सामने विवान को औपचारिक रूप से छात्र घोषित किया जाना था। छात्रों में उत्सुकता थी, हर कोई उसे देखना चाहता था, लेकिन कुछ लोग अब भी धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे, सच में एक कचरा बीनने वाला हमारे साथ पढ़ेगा? यार, ये कैसे हो सकता है? मंच पर प्रधानाचार्य राजवीर मेहता खड़े थे और उनके साथ मीरा मैडम भी थीं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने माइक्रोफोन संभाला और पूरे सभागार में गूंजती आवाज में कहा, आज हम सिर्फ एक छात्र का स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। उनके शब्दों ने पूरे वातावरण को बदल दिया। फिर उन्होंने कहा, विवान मंच पर आओ। सभी की नजरें एक साथ पीछे की ओर मुड़ी। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज वह साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म में था। विवान धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके बाल अब करीने से कटे हुए थे, कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक बिल्कुल वैसी ही थी, गहरी, जिज्ञासु और आत्मविश्वास से भरी हुई। जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, तालियां बजने लगीं, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुईं, और कुछ ही पलों में पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। प्रधानाचार्य राजवीर मेहता ने माइक्रोफोन संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह राशि विवान के नाम से एक ट्रस्ट में जमा की जाएगी, ताकि उसकी पढ़ाई, उसके परिवार और उसके भविष्य की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। उनके शब्दों के साथ ही पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। तभी मीरा मैडम आगे बढ़ीं। उन्होंने माइक्रोफोन लिया और कुछ क्षणों तक शांत रहीं, जैसे अपने शब्दों को सोच समझकर कहना चाहती हूं। फिर उन्होंने कहा, कल मैंने कहा था कि यह सवाल वह नहीं कर सकता, मैं गलत थी। एक शिक्षक होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। उनकी आवाज में अब सख्ती नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चाई थी। उन्होंने आगे कहा, तुमने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी किसी को उसके कपड़ों या उसके हालात से नहीं आंकना चाहिए।
ये शब्द सुनकर पूरे सभागार में गहरा सन्नाटा छा गया। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम जी, अगर मुझे बोर्ड देखने दिया जाता तो मैं पहले ही बता देता। उसकी यह सरल बात सुनकर हॉल में हल्की सी हंसी गूंज गई। लेकिन इस बार उस हंसी में सम्मान था, मजाक नहीं। सभा समाप्त हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सभा के बाद कुछ छात्र उसके पास आए। राघव, जो पहले कक्षा का टॉपर था, थोड़ी झिझक के साथ बोला, क्या तुम मुझे वो इंटीग्रल वाला हिस्सा दोबारा समझा सकते हो? विवान मुस्कुराया और बोला, चलो अभी समझाते हैं। कुछ ही पलों में वह कक्षा के बीच खड़ा था, लेकिन इस बार वह मजाक का पात्र नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक था। छात्र उसके चारों ओर खड़े थे और वह उन्हें पूरे धैर्य और सरलता से समझा रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो पूरी बस्ती के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई उससे सवाल कर रहा था, क्या वह सच में स्कूल में पढ़ेगा? क्या सच में उसे इतना बड़ा मौका मिला है? विवान ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा, अब मैं सिर्फ कूड़ा नहीं चुनूंगा, मैं सवाल चुनूंगा। यह सुनते ही उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसी झुग्गी की छत के नीचे पहली बार डर नहीं बल्कि उम्मीद सोई थी। लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी और विवान अब पूरी तरह तैयार था। कुछ महीने बीत गए। सूर्योदय इंटरनेशनल एकेडमी की वही कक्षा, वही ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब एक बड़ा फर्क था। पहली बेंच पर एक लड़का बैठा था जो कभी उसी दीवार के बाहर खड़ा रहता था। विवान अब एक नियमित छात्र था। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे अंग्रेजी में दिक्कत होती थी, नए माहौल में खुद को ढालना भी कठिन था और कुछ छात्र अब भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन जैसे ही गणित की कक्षा शुरू होती, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती थी। जब भी कक्षा में कोई मुश्किल सवाल आता, सबकी नजर अपने आप विवान की ओर मुड़ जाती। कोई धीरे से कहता, विवान, तुम ट्राई करोगे? और वह बिना झिझक खड़ा हो जाता। अब उसमें डर नहीं था, केवल समझ और आत्मविश्वास था। एक दिन मीरा मैडम ने पूरी कक्षा की ओर देखते हुए कहा, आज का सवाल विवान समझाएगा। वही मैडम जिन्होंने कभी कहा था कि वह यह नहीं कर सकता। विवान बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल हल करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, वह हर स्टेप समझा रहा था। अगर आप डरेंगे तो सवाल बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो वही सवाल आसान हो जाएगा। पूरी कक्षा शांत होकर उसे सुन रही थी। अब कोई उसे कम नहीं आंक रहा था। पीछे खड़े प्रधानाचार्य राजवीर मेहता के चेहरे पर संतोष था और उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। समय बीतता गया और कुछ ही समय में विवान ने राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीत ली। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, गणित का नया सितारा। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हें 1 लाख मिलने पर कैसा लगा? विवान मुस्कुराया और बोला, मुझे सबसे बड़ी दौलत वह स्कूल का बोर्ड मिला जिस पर मैं लिख सकता हूं। उसका यह जवाब सुनकर लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि यह सिर्फ एक उत्तर नहीं था, यह एक सोच थी। धीरे धीरे उसकी बस्ती के और बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिलने लगा। राजवीर मेहता ने जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप शुरू की। मीरा मैडम अब अक्सर कहती, हमें हर बच्चे में संभावना देखनी चाहिए, कमी नहीं। एक शाम विवान स्कूल की छत पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था, आसमान के रंग बदल रहे थे और चारों ओर एक शांत वातावरण था। उसे अपना पुराना बोरा याद आया, वही बोरा जिसे उसने एक दिन कूड़ेदान में फेंक दिया था। वह हल्के से मुस्कुराया। गरीबी उसे रोक नहीं पाई, लोगों के शब्द उसे तोड़ नहीं पाए। अब वह समझ चुका था कि असली अमीरी पैसों से नहीं आती, असली अमीरी दिमाग और हौसले से आती है। और उस दिन जब उसने फिर एक मुश्किल सवाल हल किया तो उसे 50 लाख से भी ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि अब वह सिर्फ सवाल नहीं सुलझा रहा था, वह सोच बदल रहा था। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह स्टोरी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।